देश में इस साल एक कंट्रोवर्सी काफी हाईलाइटेड थी और वो मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के बाद से सिर्फ यूनियन ही उनके फैसले से काफी दुखी थी और बाकी सब लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद इस कंट्रोवर्सी में एक और बात उठने लगी कि भला सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम से इकट्ठा किए हुए पैसों को रिकवर क्यों नहीं किया। कई लोग इस बात से फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ से खफा दिखे थे और उनका गुस्सा अभी भी यूनियन पर निकलता हुआ दिखा है। मामले में और ट्विस्ट एंड टर्न तब देखने को मिला जब एक प्राइवेट कंप्लेन के बेसिस पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और बीजेपी के कुछ लीडर्स के खिलाफ एक एफआईआर फाइल हो गई, ये क्लेम करते हुए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया है। ये मामला इतना हीटेड था कि अब सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट जा पहुंचा और भला हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्न की बेंच ने इस केस में क्या फैसला लिया है, चलिए देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को कोई राहत मिली है या नहीं। आपको बता दें कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इस केस में एक एफआईआर सितंबर 28 को फाइल किया था, बेस्ड ऑन द सितंबर 27 डायरेक्शन गिवन बाय अ मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल्ड बाय आदर्श आर अय्यर पर एक्ट किया था। अय्यर जो कि को प्रेसिडेंट है ऑफ जनाधिकारा संघर्ष परिषद ने ये एक्सटॉर्शन की बात उठाई थी। अब एफआईआर में निर्मला सीतारमण के अलावा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, कर्नाटका बीजेपी लीडर्स नलिन कुमार कटिल और बीवाई विजेंद्र का भी नाम शामिल था। और जब इस केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी तो कटिल कर्नाटका हाईकोर्ट जा पहुंचे इस इन्वेस्टिगेशन पर रोक की मांग करते हुए। इस केस में अय्यर की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जस्टिस एम नागप्रसन्न ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट को समझाया कि कैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगाना सही नहीं है। एआईबी क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज। नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर एआईबी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके एआईबी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। एआईबी टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को हमने इलेक्टोरल बॉन्ड केस के समय भी सुप्रीम कोर्ट में काफी एक्टिव देखा था। उन्होंने अपनी दलील सुनाते हुए कहा कि इट इज अ क्लासिक केस ऑफ एक्सटॉर्शन वेयर ईडी हैड जनरेटेड फियर on certain companies to purchase electoral bonds on behalf of the accused named in the FIR। हालांकि कटिल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट केजी राघवन ने कहा था कि कंप्लेंट इस केस में वही फाइल कर सकते हैं जिसने इस केस में कोई लॉस सहा हो। और तो और कंप्लेंट वैसे ही काफी वेग है और कुछ खास एविडेंसेस नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे कैसे टॉप लीडर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। लेकिन सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस बात का अपोज किया, ये कहते हुए कि भला जिसे ईडी ने डरा धमका के पैसे वसूले हैं वो खुद कैसे सामने आए कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और सिर्फ इस बात पर इन्वेस्टिगेशन को रोकना नहीं चाहिए। साथ ही सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि इस केस में सभी विक्टिम पार्टी है एंड स्टेटेड दिस इज एन एक्सटॉर्शन टू टेक मनी ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Supreme Court in its judgment said such taking of money through EB is showing the election platform, therefore everybody is aggrieved। अब इस केस की लास्ट हियरिंग यानी कि 30 सितंबर पर जस्टिस एम नागप्रसन्न ने कटिल की साइड से अग्री करते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था, जिसमें स्टेटेड था कि परमिटिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफोरसेड क्राइम वुड बिकम एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ, अगेन प्राइमा फेसाई। Therefore further investigation in the case at hand shall remain stayed till the next date of hearing। और अब जो लेटेस्ट हियरिंग आई है तो सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जस्टिस एम नागप्रसन्न ने अपना ऑर्डर इस मामले में फाइनली रिजर्व कर लिया है और स्टेट किया कि ऑर्डर रिजर्व्ड इंटरिम रिलीफ टू कंटिन्यू अंटिल फाइनल ऑर्डर्स। आपको बता दें कि जस्टिस एम नागप्रसन्न ने काफी जोर दिया था कि प्राइमा फेसाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन of the Indian Penal Code are not met in the case at hand for it to become an offence under section 384 punishment for extortion of the IPC। पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने समझाने की कोशिश की थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ इस बात पर स्टे कर देना कि कंप्लेंट एक विक्टिम ने नहीं फाइल की है काफी गलत है, एंड दैट द स्पेसिफिक बार इज क्रिएटेड बाय CRPC फॉर एग्जांपल ऑफेंस रिगार्डिंग मैरिजेस। सिमिलरली देयर इज स्पेसिफिक बार फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन अंडर न्यू कोड। जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया था कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कंट्रीब्यूशन if made with intent to alter public policy or to hide a crime, certainly then everybody would be interested। अब देखते हैं कि इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट अपना जजमेंट कब डिस्क्लोज करती है, और साथ ही नजर डालते हैं इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक समय पर क्या कहा था उस पर। Honorable Finance Minister raided and seized several corporate companies by using accused A2
and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A2, many corporate companies were forced to buy electoral bonds worth crores. उसके बाद नाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, 230 करोड़ एक केस में और कई करोड़, सब लिखा है FIR में, और अंत में लिखा है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत, इन IPC और आजकल जो नई संहिता है उसके अंतर्गत ये आरोप बनता है, और कुल आंकड़ा है 8,000 करोड़ का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से खैर सब उच्चतम लोगों के नाम भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि वित्त मंत्री का ना अधिकार क्षेत्र है, न हिम्मत है, न पूरा वो अकेली कर सकती हैं। इसका आदेश, इसकी संरचना, इसका कार्यान्वित करना सब कुछ सिर्फ एक जगह से होता है। हम जानते हैं नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, हम जानते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके आदेश में हुआ, किसके निरीक्षण परीक्षण में हुआ। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब इसका मैं 5वां प्रकरण आपको बताना चाहता हूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने तो RBI के गवर्नर के स्तर के एक व्यक्ति ने क्या कहा। जब ये बना रहे थे, प्रस्तावना थी, संरचना थी, जब ये कार्यान्वयन नहीं हुआ था, सबसे ज्यादा एक माना जाता है स्टैच्यूट के अंदर बना है, कानून के अंदर एक अलग संस्था है, उसके सिटिंग गवर्नर ने, और उनका क्या हश्र हुआ हम जानते हैं। उसके बाद ये लिखा था, ये है 14 सितंबर 2017 को, और इसके बाद 2 चिट्ठियां और हैं जिसके बाद उनको इस्तीफा देने में विवश किया गया। We are concerned that the issue of electoral bonds has the possibility of misuse, more particularly through the use of shell companies. Great reputational risk, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, provides anonymity. We believe this can be better achieved in a different way. Otherwise, it can lead to money laundering. बाद में उन्होंने एक बार और चिट्ठी लिखी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कहा, फ्रॉट विथ सीरियस रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं तो कोटेशन कर रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं है। ये RBI के माननीय गवर्नर लिखते हैं सरकार को, और सरकार उसको डस्टबिन में फेंक देती है, उनको हटा देती है। ये सोच थी। इसका अगला पक्ष जो मेरे वरिष्ठ मित्र से सीधा संबंध रखता है और जिसमें मेरा प्रिविलेज है, कानूनी रूप से मैं पेश हो रहा हूं, इस सबको दायर पार करने के लिए आपने एक फिक्शन और किया। आप जानते थे कि असंवैधानिक है, आप जानते थे कि जो लोग खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, वो इसका विरोध करेंगे, आप जानते थे कि आप इसको राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं, तो आपने इसमें एक टैग लगा दिया मनी बिल का। आपकी इस केस में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following us.